नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एकलव्य पीसीएस में। और विद्यार्थियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जो कि है टाइड। यानी आज हम पढ़ेंगे ज्वार एवं भाटा को। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है लेकिन एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। पेपर में चाहे कोई सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम हो या कोई वनडे एग्ज़ाम हो, सभी में इससे एक ना एक सवाल जो है सामान्य रूप से आपको मिल जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के हम इसको शुरू करते हैं और जानते हैं कि टाइड का कॉन्सेप्ट क्या है, किस तरीके से ज्वार भाटा उत्पन्न होते हैं। तो विद्यार्थियों, शुरू करेंगे हम इसके नाम से। नाम है इसका ज्वार एवं भाटा। हालांकि अंग्रेजी में इसके लिए एक ही शब्द इस्तेमाल होता है जो कि है टाइड, लेकिन हिंदी में इसके लिए हम दो शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। पहला होता है ज्वार और दूसरा होता है भाटा। ज्वार का अभिप्राय होता है समुद्र के जल का ऊपर उठना। हम जानेंगे कि समुद्र का जल आखिरकार ऊपर कैसे उठता है। अभी शब्दों की बात करते हैं। तो ज्वार का मतलब है समुद्र के जल का ऊपर की ओर आना, आगे की ओर बढ़ना। और भाटा का मतलब है समुद्र के जल का पीछे लौट जाना, वापस लौट जाना। तो इन दोनों शब्दों से मिलकर बना है ज्वार एवं भाटा। ज्वार का अभिप्राय होता है समुद्र के जल का आगे की ओर आना या ऊपर उठना, और भाटा का अभिप्राय होता है वापस उसी अवस्था में चले जाना। तो ये तो बात हुई ज्वार एवं भाटे की। ज्वार भाटा क्या होता है? तो समुद्र के जल का आगे आना अथवा पीछे आना, ये जो प्राकृतिक घटना है, इस प्राकृतिक घटना को हम कहते हैं ज्वार एवं भाटा। अब हम चर्चा करते हैं कि आखिरकार ज्वार भाटा आने का कारण क्या है। क्या कारण है जिसकी वजह से ज्वार भाटा उत्पन्न होता है? तो विद्यार्थियों, ज्वार भाटा आने के मुख्य रूप से तीन कारण हैं। हम जानते हैं कि ये हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा गति करता है और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर गति करती है। और हम ये भी जानते हैं जितने भी आकाशीय पिंड होते हैं, चाहे वो सूर्य हो, चाहे वो पृथ्वी हो, चाहे वो चंद्रमा हो, सबके पास अपना एक आकर्षण बल होता है। तो विद्यार्थियों, इसी आकर्षण बल की वजह से ही ज्वार एवं भाटा उत्पन्न होता है। अगर हम स्पेसिफाई करके देखें कि किन किन के आकर्षण की वजह से ज्वार भाटा उत्पन्न होता है, तो मुख्य रूप से तीन शक्तियां हैं जिनके कारण ज्वार भाटा उत्पन्न होता है। विद्यार्थियों, पहली शक्ति है चंद्रमा का आकर्षण बल। ध्यान रखिएगा, ज्वार भाटा उत्पन्न होने का पहला कारण क्या है? चंद्रमा का आकर्षण बल या चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटी ऑफ मून। पहला जो कारण है ज्वार भाटा उत्पन्न होने का, वो है ग्रेविटी ऑफ मून। कैसे ग्रेविटी ऑफ मून, यानी किस तरीके से मून की ग्रेविटी ज्वार भाटा को उत्पन्न करती है, जरा हम इसको देखते हैं। विद्यार्थियों, ये पहला डायग्राम है। ये सूर्य है, ये पृथ्वी है, ये चंद्रमा है। हम जानते हैं कि चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है। अब चंद्रमा हमसे काफी करीब है। अगर हम चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी की बात करें तो 3,84,400 किलोमीटर दूर है हमारा चंद्रमा हमसे। और चंद्रमा एक आकाशीय पिंड है, इस वजह से उसके पास आकर्षण है। तो जब चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, आप देखेंगे चारों ओर घूम रहा है, तो अपने आकर्षण बल के कारण पृथ्वी पर मौजूद जितनी भी चीजें हैं उन सभी को अपनी ओर खींचता है। खींचेगा है, आकर्षण बल जो है उसके पास, गुरुत्वाकर्षण जो है। अब पृथ्वी पर बाकी जो चीजें हैं, जैसे नदियां हो गई, पहाड़ हो गए, जंगल हो गए, ये तो अचल हैं, ये तो स्थिर हैं, ये अपनी जगह से हिल नहीं सकते। तो चंद्रमा का आकर्षण जब इन पर काम करता है तो ये जहां हैं वहीं रहते हैं। लेकिन पृथ्वी पर एक चीज ऐसी है जो चलायमान है और जिसकी मात्रा भी सबसे ज्यादा है। वो चीज क्या है? तो वो चीज है विद्यार्थियों जल। हम जानते हैं पृथ्वी पर 71% जल मौजूद है। तो चंद्रमा का आकर्षण बल जब पृथ्वी पर लगता है तो पृथ्वी पर मौजूद सर्वाधिक मात्रा में जो चीज है वो है जल, और यही जल चंद्रमा के आकर्षण बल के कारण गति करने लगता है। कहाँ गति करता है? तो जिस ओर चंद्रमा का आकर्षण बल कार्य करता है उसी ओर ये गति करता है।
तो जैसे जैसे चंद्रमा इसके पास से होकर गुजरेगा तो जिन जिन क्षेत्रों से ये होकर गुजरेगा उन उन क्षेत्रों में क्या होगा, समुद्र का पानी आगे की ओर बढ़ेगा, और जब आगे की ओर बढ़ेगा तो हम इसे कहेंगे ज्वार। अब देख रहे हैं चंद्रमा इस क्षेत्र में है, अभी इस क्षेत्र में जो भी समुद्र होगा उसका पानी आकर्षित हो जाएगा, उस समुद्र का पानी आकर्षित हो जाएगा चंद्रमा की ओर, और जब चंद्रमा उस पानी को अपनी ओर खींचेगा तो हम कहेंगे ज्वार उत्पन्न हुआ है। ये हमें समझ आता है कि चंद्रमा के आकर्षण बल के कारण साहब यहाँ पर ज्वार उत्पन्न हो गया, ठीक है। लेकिन इसके विपरीत ज्वार उत्पन्न होने का क्या कारण है? चंद्रमा के आकर्षण बल के कारण यहाँ ज्वार उत्पन्न हो रहा है इस क्षेत्र में, ये समझा जा सकता है कि भाई चंद्रमा का आकर्षण बल यहाँ काम कर रहा है इसलिए ज्वार उत्पन्न हो गया। लेकिन ठीक इसके विपरीत ज्वार क्यों उत्पन्न हो रहा है? वहां तो चंद्रमा भी नहीं है, तो वहां ज्वार उत्पन्न होने का कारण क्या है? तो विद्यार्थियों यहां पर दो बल ऐसे हैं जो चंद्रमा के विपरीत भी ज्वार को उत्पन्न करते हैं। पहला बल है विद्यार्थियों पृथ्वी की जो गति है उसके कारण। विद्यार्थियों पृथ्वी अपनी धुरी पर घूम रही है, और जब पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है तो इस वजह से एक बल उत्पन्न होता है, और इस बल को हम कहते हैं अपकेंद्रीय बल। बिल्कुल उत्पन्न होता है। कैसे उत्पन्न होता है विद्यार्थियों? आप बाल्टी में पानी भरिए और फिर आप उसे घुमाइए तो आप देखेंगे बाल्टी का पानी किनारे की ओर जाएगा, जाता ही है, हमने कई बार देखा है। आप बाल्टी में पानी भर के घुमाइए, चाहे हाथ से ही घुमाइए आप पानी को, तो क्या होगा, पानी किनारे की ओर जाएगा। ये है अपकेंद्रीय बल, ठीक है। तो चंद्रमा के आकर्षण बल की वजह से यहां जो ज्वार उत्पन्न हो रहा है ये समझा जा सकता है, लेकिन इसके ठीक विपरीत जो ज्वार उत्पन्न हो रहा है उसके उत्पन्न होने के दो कारण हैं। पहला कारण है पृथ्वी की गति, जिसके बारे में अभी हमने चर्चा की, पृथ्वी की गति के कारण उत्पन्न होने वाला अपकेंद्रीय बल। और दूसरा कारण है विद्यार्थियों कि जब चंद्रमा इस ओर बल लगा रहा है, जब चंद्रमा का आकर्षण बल इस ओर इसको खींच रहा है, तो पृथ्वी की घूर्णन गति को या पृथ्वी की धुरी को बैलेंस करने के लिए आपने न्यूटन का नियम पढ़ा ही होगा, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। जब चंद्रमा यहां बल लगाएगा तो ठीक इसके विपरीत बल इसके विपरीत दिशा में लगेगा। तो जब चंद्रमा इस ओर आकर्षित जल को करता है तब ज्वार उत्पन्न होता है। और विद्यार्थियों न्यूटन के नियम से ही इसके ठीक विपरीत दिशा में भी एक ज्वार उत्पन्न होता है। ये ज्वार इसलिए उत्पन्न होता है ताकि इस ज्वार से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा को समायोजित किया जा सके, यानी जितना बल यहां लगेगा ठीक उसके विपरीत बल यहां भी लगेगा। बात समझ पा रहे हैं आप लोग? तो ये बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ना। अब हमने देखा कि चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण की वजह से ज्वार उत्पन्न होता है, और ज्वार एक साथ दो जगह उत्पन्न होगा। एक जगह वहां उत्पन्न होगा जहां पर चंद्रमा का आकर्षण बल काम कर रहा है, और दूसरा ज्वार ठीक उसके विपरीत उत्पन्न होगा, और वो उत्पन्न होगा दो कारणों से। पहला पृथ्वी पर लगने वाला अपकेंद्रीय बल जो उसके जल को किनारे की ओर भेज रहा है, और दूसरा ये शक्ति संतुलन की बात है। जब बल यहाँ की ओर इसको खींच रहा है तो ठीक इसके विपरीत भी एक बल काम करेगा, और वो बल इस बल को बराबर करके रखेगा, अन्यथा जो पृथ्वी की धुरी है वो डिसबैलेंस हो सकती है। तो प्रकृति हर चीज को बैलेंस करके चलती है। उसी के कारण जब यहाँ ज्वार उत्पन्न होता है तो न्यूटन के नियम से ठीक विपरीत दिशा में भी ज्वार उत्पन्न होगा। तो आप समझ सकते हैं कि एक साथ दो जगह ज्वार उत्पन्न होता है चंद्रमा के कारण। पहला स्पष्ट है, चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण ज्वार उत्पन्न होता है। दूसरा है विद्यार्थियों सूर्य का गुरुत्वाकर्षण। बिल्कुल बहुत ही आसान सी बात है। जब चंद्रमा के आकर्षण बल की वजह से ज्वार उत्पन्न हो रहा है तो विद्यार्थियों सूर्य के आकर्षण बल की वजह से भी ज्वार उत्पन्न होगा। लेकिन क्या सूर्य के आकर्षण बल की वजह से भी उतना ही तीव्र ज्वार उत्पन्न होगा जितना चंद्रमा की वजह से हो रहा है? जवाब आसान है, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? तो विद्यार्थियों निश्चित रूप से सूर्य चंद्रमा से बहुत बड़ा है।
निश्चित रूप से चंद्रमा के सूर्य के पास चंद्रमा से कहीं ज़्यादा ग्रेविटी है, लेकिन हम यहाँ पर पृथ्वी के संदर्भ में बात कर रहे हैं। तो भले इसके पास ज़्यादा ग्रेविटी है, लेकिन इसके बावजूद भी जो कार्य पृथ्वी पर चंद्रमा कर सकता है ज्वार भाटा को लेकर, वो कार्य सूर्य नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? तो जवाब आसान है, इसलिए नहीं कर पाएगा क्योंकि साइज में बड़ा होने के बावजूद ये उतना प्रभाव पृथ्वी पर नहीं डाल पाएगा जितना चंद्रमा। ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए कि साइज में बड़ा जरूर है, लेकिन पृथ्वी से दूर भी बहुत है। औसत दूरी है 14 करोड़ 98 लाख। तो बड़ा जरूर है, लेकिन दूरी बहुत ज्यादा है पृथ्वी से। वहीं चंद्रमा छोटा है, लेकिन दूरी बहुत कम है, 3,84,000। कहाँ 3,84,000, कहाँ तकरीबन 15 करोड़। तो इस वजह से विद्यार्थियों ये छोटा है, इसका गुरुत्वाकर्षण कम है, लेकिन दूरी कम होने के कारण ये पृथ्वी पर ज्यादा प्रभाव डालता है। लेकिन जब सूर्य और पृथ्वी का आकर्षण बल मिल जाता है, तब दीर्घ ज्वार की स्थितियां उत्पन्न होती हैं, जिसे हम आगे डिस्कस करेंगे। तो हमने देखा कि चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल, सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल, ये दोनों ही ज्वार भाटा के लिए जिम्मेवार है। इसके अलावा पृथ्वी की गति भी ज्वार भाटा के लिए जिम्मेवार है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, जब पृथ्वी घूमती है अपनी धुरी पर, गोल गोल घूमेगी। जब पृथ्वी अपनी धुरी पर गोल गोल घूमती है, तो जब भी कोई चीज गोल गोल घूमती है, तो उस वस्तु पर मौजूद जितने भी कण होते हैं, उन कणों पर केंद्र से बाहर की ओर एक बल कार्य करता है, और इस बल को कहा जाता है बच्चों अपकेंद्रीय बल। जब भी कोई चीज गोल गोल घूमती है, तो उस पर एक बल काम करता है, और वो बल उस वस्तु पर मौजूद सभी चीजों को बाहर की ओर फेंकता है, बाहर की ओर। इस बल को हम कहते हैं हिंदी में अपकेंद्रीय बल, और अंग्रेजी में इसे कहा जाता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। विद्यार्थियों, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम करता है प्रत्येक घूमने वाली चीज पर। यह बिल्कुल वैसे ही है कि मान लीजिए एक बहुत बड़ा सा चक्कर है, एक बहुत बड़ा सा गोला है जो कि घूम रहा है, आप उस पर खड़े हुए हैं, तो आप महसूस करेंगे कि आप बाहर की ओर जा रहे हैं। ये क्यों हो रहा है? अपकेंद्रीय बल के कारण। ये पृथ्वी पर भी लगता है। अब पृथ्वी पर चलायमान चीज क्या है? तो अभी हमने देखा, वो है जल। तो जब ये पृथ्वी घूमती है, तो जल किनारों की ओर भागता है, और इस घटना को ज्वार भाटा से जोड़ा जा सकता है। तो मुख्य रूप से 3 कारण हैं ज्वार भाटा आने के। अब हम देखें कि ज्वार भाटा हमने समझ लिया, ज्वार भाटा कैसे आता है और उसके आने के कारण क्या है। अब हम देखते हैं कि एक दिन में ज्वार भाटा कितनी बार आएगा। अच्छा, एक चीज मैं आपको पहले ही स्पष्ट कर दूं कि ज्वार भाटा की जो घटना है, ये केवल सागरों और महासागरों में ही होती है। नदियों में या आपके गांव के कुएं, पोखर में, तालाब में, या आप कटोरी भर के पानी रख दो अपनी छत पे कि इसमें भी ज्वार आएगा, तो ऐसा नहीं होने वाला है। ध्यान रखिएगा। अगर आप रात्रि के समय चंद्रमा को देख करके कटोरी में पानी भर के रख दें और कहें इसमें भी हम ज्वार की घटना देखेंगे, तो विद्यार्थियों ऐसा कभी नहीं होगा। नदियों में, तालाबों में, पोखरों में ज्वार भाटा की घटना सामान्य रूप से देखने को नहीं मिलती है। ये केवल देखने को मिलेगी सागरों और महासागरों में। कारण क्या है इसके पीछे? तो कारण ये है कि महासागरों और सागरों में ही इतनी विशाल जल राशि है जिसको चंद्रमा आकर्षित कर पाए। समान जो पद पर लोग होते हैं, वही एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक है, अगर आप असमान स्थिति में हैं तो शायद आपको आकर्षित नहीं कर पाएंगे आप सामने वाले को। उदाहरण के लिए, अगर एक लड़की IAS है और आप राह चलते लखैरे हैं, तो वो कभी जो है आपसे प्रभावित नहीं होगी, या उसके मन में कभी ये विचार नहीं आएगा कि इस राह चलते लौंडे से जो कि चप्पलें चटका रहा है सड़क पर, इससे मैं विवाह कर लूँ। ऐसा होगा क्या? ऐसा कभी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप उसके लेवल के नहीं हैं। उसका द्रव्यमान और आपके द्रव्यमान में जमीन आसमान का अंतर है। उसका लेवल अलग है, आपका लेवल अलग है। लेकिन अगर वो IAS है और आप भी IAS हैं या IPS हैं, तो बिल्कुल ये विचार मन में आ सकता है कि चलिए प्रेम प्रसंग आगे बढ़ाया जाए। तो इससे आप समझ सकते हो। वैसे ही यहाँ पर हम तुलना करेंगे चंद्रमा की और समुद्र की। चंद्रमा उन्हीं को आकर्षित करेगा जो उसके लेवल के हैं, जो उसके आकर्षण के प्रभाव में आएंगे। तो वो कौन आएंगे? केवल सागर और महासागर। कुआं पोखर जो है, ये बिल्कुल राह चलते लौंडे हैं
एक आईएएस महिला के लिए ध्यान रखना, तो उनको वो कभी भी आकर्षित नहीं कर पाएंगे। ठीक है, क्यों? उनमें जल राशि बहुत कम है। नदियों में या कुएं में या पोखर में, तालाब में, इनमें जल राशि बहुत कम है, जिसका प्रभाव चंद्रमा के आकर्षण बल पर ना के बराबर पड़ता है, ध्यान रखिएगा। तो केवल सागरों और महासागरों में ही ज्वार भाटा की घटना होती है। अब एक दिन में कितनी बार ज्वार भाटा आता है ये हम देखें। तो विद्यार्थियों, एक दिन में सामान्य रूप से 2 बार ज्वार भाटा आएगा। कैसे आएगा 2 बार, तो हम समझ लेते हैं। मान लीजिए ये पृथ्वी है और आप यहां बैठे हैं, आप यहां हैं, चंद्रमा हमारा चक्कर काट ही रहा है। तो चंद्रमा जब चक्कर काटता हुआ यहां आएगा इस हिस्से में, तो यहां जो भी समुद्र होगा वो चंद्रमा के आकर्षण बल के कारण आगे आ जाएगा और हम कहेंगे ज्वार आ गया। एक बार यहां आ जाएगा। अब क्या होगा? चंद्रमा यहां रुकेगा तो नहीं, आगे चलना शुरू कर देगा, आगे बढ़ जाएगा, और जब आगे बढ़ जाएगा आकर्षण बल खत्म, पानी वापस लौट जाएगा, हम कहेंगे भाटा हो गया। ज्वार का मतलब पानी आगे आना, भाटा का मतलब पानी पीछे लौट जाना। चंद्रमा का आकर्षण बल था, पानी आगे आया, ज्वार हो गया। चंद्रमा यहां से आगे बढ़ा, आकर्षण बल खत्म, यहां पर पानी वापस लौट जाएगा, हम कहेंगे भाटा आ गया। लेकिन जब चंद्रमा घूम करके यहां पहुंचेगा तब क्या होगा विद्यार्थियों? तब यहां तो ज्वार आएगा ही, लेकिन न्यूटन के नियम के कारण जब चंद्रमा यहां होगा तो ठीक उसके विपरीत इस दिशा में भी ज्वार की घटना होगी, जो हम ऊपर सीख चुके हैं। समझ पा रहे हैं आप लोग? तो ज्वार एक दिन में 2 बार आता है, एक दिन में 2 बार। एक चंद्रमा के आकर्षण बल के कारण, और जब चंद्रमा ठीक इसके विपरीत होगा तब न्यूटन के नियम के कारण, न्यूटन के क्रिया प्रतिक्रिया के नियम के कारण। तो एक जगह पर 2 बार ज्वार आएगा। कितने अंतराल पर आता है? तो विद्यार्थियों, अगर मान लिया जाए आप यहां बैठे हैं और चंद्रमा यहां से गुजर रहा है। अब चंद्रमा के जब आप प्रभाव में आएंगे तो यहां का जल जितना भी होगा वो आगे आ जाएगा, हम कहेंगे ज्वार आ गया। अब क्या होगा? हम जानते हैं कि इस स्थान पर हम हैं, भाई पृथ्वी भी घूम रही है। अब इस स्थान से घूम करके वापस इसी जगह पर आने में हमें कितना समय लगेगा? 24 घंटे हमें समय लगेगा विद्यार्थियों, 24 घंटे। इस स्थान से चलकर वापस इसी स्थान पर आने में घूमकर हमें 24 घंटे का समय लगेगा। हम चंद्रमा से कहेंगे कि हे चंद्रमा, आपने हम पर एक बार ज्वार ला दिया है, कृपया करके यहां रुके रहिए, मैं 24 घंटे में आता हूं और फिर हम दोबारा से ज्वार की घटना का आनंद लेंगे। तो क्या चंद्रमा इसके कहने से यहां रुका रहेगा? नहीं, इसलिए नहीं रुका रहेगा क्योंकि चंद्रमा भी तो गति कर रहा है, चंद्रमा भी तो गति कर रहा है पृथ्वी की। तो विद्यार्थियों, जब ये हिस्सा जहां पर ज्वार आया है ये घूम करके 24 घंटे बाद यहां आएगा, तो क्या चंद्रमा यहां होगा? चंद्रमा यहां नहीं होगा, चंद्रमा आगे बढ़ चुका होगा। मान लीजिए चंद्रमा यहां आ चुका है, तो अब इस स्थान पर दोबारा ज्वार आने के लिए क्या 24 घंटे का समय लगेगा? नहीं, 24 घंटे तो यहां ही हो गए, कुछ समय ज्यादा लगेगा। कितना ज्यादा लगेगा विद्यार्थियों? तो तकरीबन 50 मिनट या 52 मिनट। तो विद्यार्थियों, एक स्थान पर जब 2 बार ज्वार आता है तो वो आता है 24 घंटे 52 मिनट के अंतराल पर। ये 52 मिनट कैसे आए हैं तो आप समझ सकते हो कि चंद्रमा यहां रुका नहीं रहेगा, चंद्रमा भी पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है। तो जब तक ये पॉइंट घूम करके यहां आएगा तब तक चंद्रमा आगे बढ़ चुका होगा और दोबारा से इस पॉइंट पर आने में इसे तकरीबन 52 मिनट का समय लगेगा चंद्रमा का आकर्षण बल प्राप्त करने के लिए। ये पॉइंट जब चंद्रमा यहां आया होगा तो जब ये यहां पहुंचेगा, यहां पर कोई आकर्षण नहीं होगा, वो आकर्षण उसे मिलेगा यहां। तो यहां तक आने में तकरीबन उसे 52 मिनट और लगेंगे। तो एक स्थान पर जब 2 बार ज्वार आता है तो इसमें समय लगता है 24 घंटे 52 मिनट। समझ सकते हैं आप ये बात? अगर कोई भी पॉइंट क्लियर ना हो तो आप कमेंट में पूछिए, मैं उसकी संपूर्ण व्याख्या कर दूंगा। तो विद्यार्थियों, इस तरीके से दिन में 2 बार ज्वार आता है, 2 बार। और कितने अंतराल पर आता है? 24 घंटे 52 मिनट के अंतराल पर। यदि हम देखें कि एक ज्वार कितने अंतराल पर आएगा, एक ज्वार
भाई ये तो 2 ज्वार की बात हो गई ना, 2 ज्वार। 1 ज्वार हम देखें विद्यार्थियों तो जस्ट इसका आधा कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 12 घंटे 26 मिनट। तो 1 ज्वार जो आएगा वो आएगा 12 घंटे 26 मिनट बाद, और दोनों ज्वारों के बीच में जो समय अंतराल होगा वो होगा 24 घंटे 52 मिनट। अब हम आगे बढ़ते हैं विद्यार्थियों और देखते हैं ज्वार के प्रकार। ज्वार भाटा कितने प्रकार का होता है? तो मुख्य रूप से जो है विद्यार्थियों ज्वार भाटा 2 प्रकार का होता है। पहला होता है विद्यार्थियों दीर्घ ज्वार, जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है स्प्रिंग टाइड, और दूसरा होता है लघु ज्वार, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है नीप टाइड। तो हम देखते हैं दीर्घ ज्वार कब आता है और उसकी क्रियाविधि क्या है। विद्यार्थियों नाम से स्पष्ट है दीर्घ ज्वार, दीर्घ माने बड़ा, बहुत बड़ा। तो बहुत बड़ा ज्वार विद्यार्थियों कब आएगा? 2 स्थितियां हो सकती हैं बहुत बड़ा ज्वार आने की। देखते हैं इसको डायग्राम की सहायता से। विद्यार्थियों ये जो आप स्थिति देख रहे हैं, ये वाली, ये जो आप स्थिति देख रहे हैं ये दीर्घ ज्वार की ही है। जो हमने यहाँ पर ये डायग्राम जो बनाया है ये दीर्घ ज्वार का ही है। कैसी स्थिति है दीर्घ ज्वार की विद्यार्थियों? तो दीर्घ ज्वार कब आएगा? दीर्घ ज्वार तब आएगा जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीध में हो जाए। ध्यान रखिएगा, दीर्घ ज्वार कब आएगा? दीर्घ ज्वार आएगा वह स्थिति जब पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा एक स्थिति में आ जाए, जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक स्थिति में आ जाए। और इस घटना को, जब पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा एक सीध में आ जाते हैं, इस घटना को कहा जाता है ज्योग्राफी की भाषा में सिजगी। तो ध्यान रखिएगा, दीर्घ ज्वार कब आएगा विद्यार्थियों? दीर्घ ज्वार आएगा सिजगी की स्थिति में। सिजगी हम इसको पढ़ चुके हैं, जब हमने ग्रहण को पढ़ा था तो हमने सिजगी की घटना को जाना था। तो दीर्घ ज्वार कब आएगा? जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीध में हो जाए। अब वो कब एक सीध में होंगे? तो पहली घटना तो ये हो सकती है कि सूर्य हो जाए, इधर चंद्रमा है, इधर पृथ्वी। पहली स्थिति, पहली स्थिति की हम बात करें तो पहली स्थिति है जब सूर्य और चंद्रमा एक सीध में हो जाए पृथ्वी से। तो और दूसरी स्थिति यह हो सकती है कि जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा हो जाए, ये दूसरी स्थिति है। दोनों ही स्थितियों में ये एक दिशा में है, तीनों के तीनों। अब कैसे दीर्घ ज्वार उत्पन्न होगा, पहली स्थिति की चर्चा करते हैं। पहली स्थिति है जब सूर्य और चंद्रमा एक सीध में आ जाए। तो विद्यार्थियों जब सूर्य और चंद्रमा एक स्थिति में आ जाएंगे तो अभी हमने पढ़ा है कि चंद्रमा आकर्षित करेगा प्रत्येक चीज को। इस स्थिति में क्या होगा विद्यार्थियों? इस स्थिति में चंद्रमा का आकर्षण बल तो काम करेगा ही, इसके अलावा उसमें सूर्य का भी आकर्षण बल जुड़ जाएगा। भाई बिल्कुल जुड़ जाएगा। यहां जितनी भी चीजें होंगी उनको चंद्रमा तो आकर्षित करेगा ही, इसके अलावा उन्हें सूर्य भी आकर्षित करेगा। तो क्या होगा विद्यार्थियों? पावर डबल हो जाएगी तकरीबन। वैसे बिल्कुल एग्जैक्ट बात की जाए तो जितना आकर्षण चंद्रमा पृथ्वी पर लगाता है उसका 5/11 हिस्सा सूर्य पृथ्वी पर लगाता है। तो इस हिसाब से हम देखें तो तकरीबन 1.5 गुना हो जाएगा आकर्षण बल। यानी इस स्थिति में जब सूर्य और चंद्रमा एक सीध में हो जाएंगे तो क्या होगा विद्यार्थियों? आकर्षण बल बढ़ जाएगा, बढ़ ही जाएगा। एक तरफ चंद्रमा है, एक तरफ सूर्य है, दोनों का आकर्षण बल काम कर रहा है। तो ज्वार कैसा आएगा आप समझ सकते हैं? ज्वार बड़ा आएगा। बड़ा इसलिए आएगा क्योंकि आकर्षण बल अब ज्यादा हो गया है। तो पहली स्थिति स्पष्ट होती है कि इस स्थिति में दीर्घ ज्वार आएगा। ठीक है, दूसरी स्थिति देखें हम तो विद्यार्थियों दूसरी जो स्थिति है वो है ये वाली, जब सूर्य और चंद्रमा एक सीध में नहीं है, बीच में पृथ्वी है। अगर हम इस स्थिति को देखें कि जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीध में हो जाएं तब भी दीर्घ ज्वार उत्पन्न होता है। यहां कैसे दीर्घ ज्वार उत्पन्न होगा विद्यार्थियों? तो हम जानते हैं कि सूर्य जो है चंद्रमा जो है बिल्कुल गोल पथ में पृथ्वी की परिक्रमा नहीं करता। इस सिचुएशन में आप देखोगे कि यहां दूरी ज्यादा है और यहां दूरी
कम है। और जब दूरी कम हो गई है तब क्या होगा विद्यार्थियों, तब होगा ये कि अब यहाँ पर चूंकि ये चंद्रमा और पास आ गया है पृथ्वी के तो और ज़्यादा आकर्षित करेगा, तो इस सिचुएशन में भी यहाँ पर दीर्घ ज्वार उत्पन्न होगा। और हम जानते हैं जब यहाँ दीर्घ ज्वार उत्पन्न होगा तो ठीक इसके विपरीत भी दीर्घ ज्वार उत्पन्न होगा। तो दीर्घ ज्वार आपको समझ में आया। दीर्घ ज्वार कब होता है, जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीध में आ जाए, है ना, चाहे वो सिचुएशन पहली वाली हो या सिचुएशन दूसरी वाली हो, दोनों में ही ज्वार बड़ा आएगा। पहली स्थिति आपको स्पष्ट है, चंद्रमा और सूर्य का आकर्षण बल जुड़ गया तो ज्वार बड़ा आना लाजमी है। दूसरी स्थिति में ज्वार बड़ा इसलिए आ रहा है क्योंकि चंद्रमा बहुत निकट आ गया है पृथ्वी के। ऐसा नहीं है कि जितनी दूरी यहाँ है उतनी यहाँ है, नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ पर चंद्रमा अधिक पास है और जब ज्यादा पास होगा तब क्या होगा विद्यार्थियों, ज्यादा आकर्षण बल काम करेगा और आकर्षण बल ज्यादा काम करेगा तब क्या होगा, बड़ा ज्वार आएगा। ठीक है, तो इस वजह से दीर्घ ज्वार उत्पन्न हो रहा है। अगर हम देखें ये कब आते हैं, तो ये स्थिति है सूर्य ग्रहण की और ये स्थिति है चंद्र ग्रहण की। हमने इनको ऑलरेडी पढ़ लिया है। हम जानते हैं जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तब सूर्य ग्रहण होता है, और हम ये भी जानते हैं कि जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है तब चंद्र ग्रहण होता है। तो ये स्थितियां हैं चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण की। और चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण कब होता है हम ये भी जानते हैं, सदैव पूर्णिमा और अमावस्या को, इसलिए दीर्घ ज्वार सदैव आएगा अमावस्या और पूर्णिमा। ध्यान रखिएगा, आप समझ सकते हो पूर्णिमा की स्थिति कौन सी है, अमावस्या की कौन सी है। तो ये स्थिति है विद्यार्थियों पूर्णिमा की और ये स्थिति है अमावस्या की। ठीक है, दोनों ही स्थितियों में दीर्घ ज्वार और लघु ज्वार आएगा, मतलब सॉरी, दीर्घ ज्वार आएगा, लघु ज्वार तो हमने पढ़ा ही नहीं है। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं लघु ज्वार कब आता है। लघु का मतलब है छोटा, लघु का मतलब है विद्यार्थियों क्या, छोटा। तो छोटा ज्वार कब आएगा, तो विद्यार्थियों अभी हमने देखा कि जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में 180 डिग्री का एंगल बन जाए, भाई 180 डिग्री का ही तो एंगल है, सीधी रेखा है, तब ज्वार उत्पन्न होता है दीर्घ। और अगर विद्यार्थियों सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में 90 डिग्री का कोण बन जाए, 90 डिग्री का, अगर सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में 90 अंश का कोण बन जाए, आप देखोगे ये 90 डिग्री है पूरा का पूरा, तो विद्यार्थियों उत्पन्न होगा लघु ज्वार। ध्यान रखिएगा, एग्जाम में यही बातें पूछी जाती हैं कि लघु ज्वार कब उत्पन्न होगा विद्यार्थियों, तो लघु ज्वार तब उत्पन्न होगा जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में 90 अंश का कोण बन जाए, यानी क्वाड्रेचर स्थिति आ जाए। जो सिचुएशन है वो क्वाड्रेचर पोजीशन हो जाए। ये क्वाड्रेचर पोजीशन है विद्यार्थियों, 90 डिग्री का एंगल यहाँ बन रहा है सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में। अब होगा ये कि चंद्रमा भी आकर्षण बल लगाएगा कुछ ना कुछ, और कुछ ना कुछ सूर्य भी लगाएगा। तो विद्यार्थियों जो ज्वार बड़ा बनना चाहिए था, भाई या तो केवल चंद्रमा बल लगाए तब ज्वार आएगा, या केवल सूर्य लगा दे तब भी आ जाएगा थोड़ा बहुत तो, लेकिन यहाँ बल जो है बट रहा है किसके बीच में, सूर्य और चंद्रमा के बीच में। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में बल बट गया तो ज्वार छोटा आएगा, सामान्य से छोटा आएगा, और इस पोजीशन में जो ज्वार आएगा बहुत छोटा सा आएगा विद्यार्थियों। क्यों आएगा, तो आप सिचुएशन देख सकते हो, यहाँ पर जो बल है वो बट गया है चंद्रमा और सूर्य के बीच में, इसलिए बल कम हो जाएगा, और बल कम हो जाएगा तो ज्वार छोटा आएगा। ज्वार छोटा आएगा तो हम कहेंगे ये लघु ज्वार है। और लघु ज्वार कब आता है, तो सदैव अष्टमी को आता है। ध्यान रखना, अष्टमी, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष दोनों की अष्टमी में ज्वार उत्पन्न होता है, जिसे हम कहते हैं लघु ज्वार। तो विद्यार्थियों ये हमने जाना आज दीर्घ ज्वार क्या होता है और लघु ज्वार क्या होता है। अब यहाँ पर एक छोटा सा सवाल है आप लोगों के लिए जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे अगर आपने इसे पढ़ा है। ज्वार भाटा से जुड़ा हुआ एक शब्द है जिसे कहा जाता है एम्फीडोमिक पॉइंट। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। एम्फीडोमिक पॉइंट, ये आपका होमवर्क है कि आप मुझे बताइए कि ज्वार भाटा के संदर्भ में
एम्फीडोमिक पॉइंट क्या होता है, ये आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो विद्यार्थियों आज के लिए इतना ही रखते हैं। उम्मीद करता हूँ ज्वार भाटा आपको पूरा समझ में आया होगा। अगर कोई पॉइंट समझ में नहीं आया है तो कमेंट के माध्यम से आप मुझसे पूछ सकते हो। तो विद्यार्थियों आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए स्टे होम स्टे सेफ। जय हिंद जय भारत।